दोस्तों, इस पोस्ट की ये भी विशेषता है कि ये बहुत लंबी होने की संभावना है। अतः इसको 2 या 3 भागों के अंदर पोस्ट किया जाएगा। आपको असुविधा हो सकती है, इसके लिए आपको सहयोग करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आज बहुत ही गंभीर संवेदनशील विषय है। उसमें कई लोगों का तो सुझाव था कि इसके ऊपर नहीं बोलना चाहिए, पर अधिकांश लोग जो हैं, जो पीड़ित पक्ष है, उसका कहना था कि अगर ऐसे बिंदुओं को सरकार के समक्ष नहीं लाया जाएगा तो जीना दुश्वार हो चुका है। तो विषय यही है कि जैसे हम शुरू से सुनते आए हैं कि हमारे संविधान के मेन 3 स्तंभ हैं। चौथा स्तंभ तो मीडिया भी आ गया है। तो 3 स्तंभ के अंदर पहले हम ले लेते हैं विधायिका को। विधायिका की स्थिति ये है दोस्तों कि आज लगभग 78 साल 80 साल होने वाले हैं देश के स्वतंत्र हुए, लेकिन आज भी हमने विधायिका के लिए जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि कानून बनाते हैं उनके लिए कोई शिक्षा का हमने मापदंड नहीं बनाया है। यानी कि वो अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो भी वो विधायिका जैसे पद पर इलेक्ट हो सकते हैं। उनके लिए कोई न्यूनतम शैक्षिक का कोई वो नहीं है प्रतिबंध। यानी कि सरकारी दफ्तरों में पानी पिलाने वाले एक चपरासी या महिला चपरासी की भर्ती होती है तो कहते हैं 8वीं फेल हो, 5वीं फेल हो। लेकिन जो कानून बनाने वाला है, जो इस देश के लिए कानून बनाएगा, जिसके ऊपर सारे राष्ट्र को चलना है और उसका पालन करना है, उसके लिए हमने न्यूनतम शिक्षा निर्धारित नहीं करी है। ये तो है हमारी विधायिका। अब आप विधायिका से क्या उम्मीद करते हैं? 80 साल के अंदर इस विधायिका ने आपको क्या दे दिया है? कानून वो बनते हैं जो ब्यूरोक्रेसी चाहती है, क्योंकि हमारी विधायिका पढ़ी लिखी नहीं है, उसे कुछ आता नहीं है, जो समझा दिया जाता है ब्यूरोक्रेसी के द्वारा वही अपने कानून बना दिए जाते हैं। अब दूसरे नंबर पे आ जाइए कार्यपालिका। जो कानून बने हैं उनका पालन कराना है कार्यपालिका ने। कार्यपालिका पूर्णतः भ्रष्ट हो चुकी है। इतनी भ्रष्ट कभी, मेरा ख्याल है मेरे इतना जीवन काल हो चुका है, जाने का टाइम हो चुका है, लेकिन मैंने कभी नहीं ऐसा देखा ना कल्पना करी कि ऐसी भी ब्यूरोक्रेसी हो सकती है, कार्यपालिका ऐसी हो सकती है। उत्तर प्रदेश के अंदर आज कई बार ये उदाहरण दिए जाते हैं कि कल्याण सिंह एक अच्छे नेता थे, लेकिन कल्याण सिंह बनना कोई नहीं चाहता। कल्याण सिंह के 17 महीने अभूतपूर्व थे। अगर उस जमाने के लोग हैं, जीवित हैं, तो वो भी यही बताएंगे कि वो 17 महीने का जो कार्यकाल कल्याण सिंह का रहा है वो पूरे उत्तर प्रदेश का एक टर्निंग पॉइंट था। उसके अंदर कुछ करने की जरूरत नहीं थी, काम लेना आना चाहिए। जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने तो पार्टी के बहुत सारे नेता कल्याण सिंह के पास गए कि इस नेता, इस अधिकारी को हटाइए, इस डीएम को हटाइए, इस पुलिस वाले को हटाइए। उन्होंने स्पष्ट मना कर दी, बोले इसको हटा के दूसरा लाओगे, दूसरा वाले को फिर बदलवाओगे। इनसे काम लेना है, काम नहीं करे तो बताइए। आप काम लेना सीखिए। काम लेना तभी सीखेंगे जब पढ़े लिखे होंगे। पढ़ी लिखी हमारी विधायिका है ही नहीं, क्या कार्य ले लेगी? और कार्यपालिका इसका फायदा ले रही है। पूरी ब्यूरोक्रेसी इतनी भ्रष्ट हो रखी है कि जिसका कोई वो ही नहीं है, जिसका कोई अंत ही नहीं है। ऐसी बुरी सरकार, ऐसा बुरा भ्रष्टाचार के अंदर तो हम पाकिस्तान से भी गए थे। पाकिस्तान में भी कम से कम थोड़ा बहुत वो अल्लाह का खौफ मानते हैं और इतने ज़्यादा भ्रष्टाचार उन्होंने नहीं फैलाया हुआ जितना हमारे यहाँ। हम राष्ट्रवाद की दुहाइयाँ देते हैं, तिरंगे झंडे को फहराते हैं, सनातन को बोलते हैं, लेकिन अंदर से भ्रष्ट हैं। चंद सिक्कों में बिकने वाले हम अपने देश को बेच देते हैं चंद सिक्कों में। जासूसी करने के अंदर अभी तक मैंने देखा है अधिकांश हिंदू ही है जो जासूसी कर रहा है, पाकिस्तान को हमारी भेद बता रहा है। तो ये तो हमारा कैरेक्टर है। अब तीसरे नंबर पर संविधान पे आ जाइए, हमारी न्यायपालिका। न्यायपालिका की स्थिति, न्यायपालिका पर प्रभाव पड़ रहा है, जो कि कमजोर विधायिका और कमजोर कार्यपालिका की वजह से बहुत प्रभाव पड़ रहा है। अब अगर हम नीचे से लेकर के चले तो प्रशासन जो है भ्रष्टाचार में है। पैसा दीजिए, काम करा ले जाइए, वो कानून सम्मत है अथवा नहीं है, उसे पैसा दीजिए, वो पेट भर के काम आपका करेगा और पेट भर के पैसे खाएगा। और ये पैसा ले करके वो काम करता है जिससे पीड़ित होकर के आप न्यायालय में जाते हैं। स्थानीय न्यायालय पूर्णतः भ्रष्ट है, वहां भी वही जीतेगा जिसके पास पैसा है। और अगर वो ईमानदार है या नहीं है, तो सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि ना तो वो
न्यायपालिका सही तरीके से कार्य कर पा रही है। उसका भी कारण क्या है कि न्यायपालिका वाले खुद ही नहीं चाहते, मजिस्ट्रेट या जज चाहते ही नहीं है कि केस आगे बढ़े। 30-30, 25-25 साल हो जाते हैं, वो केस आगे बढ़ती नहीं है। न बढ़ने देने में वकीलों का भी पूरा पूरा हाथ है, पूरा सहयोग है उनका। जब मर्जी आए हड़ताल करके बैठ गए। कभी कहा कि हाईकोर्ट की बेंच चाहिए, जो है उसका लाभ तो दे नहीं रहे लोगों को, उन्हें हाईकोर्ट की बेंच चाहिए। उससे उन्हें क्या लाभ होने जा रहा है हमें नहीं मालूम। हमारी पब्लिक की तरफ से कभी डिमांड नहीं आई कि यहाँ पर हमें हाईकोर्ट की बेंच दे दीजिए। वकीलों की अकेली डिमांड है और कहा जाता है कि साहब लोगों के लाभ के लिए हम कर रहे हैं। अब लोगों को सड़कों पे आके हाथ जोड़ करके वकीलों से कहना पड़ेगा हमारे लिए आप हड़ताल ना करें। हमें न्यायालय में धक्के खा रहे हैं, 30-30 साल हो गए हैं, हमारे को कोई न्याय नहीं मिल पा रहा। जब नहीं मिल पा रहा और 30 साल के बाद जब मिलता है, पीढ़ी बदल जाती है, वो हाईकोर्ट जाता है, तो अब यहाँ हमारी विधायिका भी आड़े आ रही है और उनकी कारगुजारी आ रही है। विधायिका की यूँ आ रही है कि आज बीजेपी की सरकार को केंद्र में बने हुए लगभग 10 साल से ऊपर 15 साल की तरफ हम चल रहे हैं, लेकिन आज भी क्या है कि हाईकोर्ट के अंदर जजों की पूर्ति नहीं हो पा रही। इसके लिए दोषी कौन है? या तो केंद्र सरकार है या सुप्रीम कोर्ट है। जो सुप्रीम ये कोलेजियम बनाया हुआ है, कोलेजियम से पास होगा, मंजूर होगा, तब वो जज बनेगा। यानी यह उनकी प्राथमिकता नहीं है। इनको भी इसका कोई लाभ नहीं है कि कम से कम जज पूरे हों, लोगों को न्याय समय से जल्दी मिल जाए, ऐसा इनको कुछ जल्दी नहीं है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 160 जजों की मांग है, सीटें हैं, होना चाहिए, और कई वर्षों से 160 कभी नहीं हुए। क्यों नहीं हुए साहब? इसका कोई तो जवाब देगा। तो सवाल आता है कि न्यायपालिका, हाई कोर्ट वाले कह देते हैं कि साहब हमारे यहाँ जजों की पूर्ति नहीं है, हम पुराने केसों को नहीं ले पाएंगे, नए केस इतने चले आ रहे हैं। नए केस क्यों चले आ रहे हैं? उनकी गिनती कम की जा सकती है अगर प्रशासनिक सेवाएं हमारी ठीक हो। नीचे जिलों के जो न्यायपालिका है, जिस जिलों में बैठी हुई, उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट जज की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो अपने अधीनस्थ जजों से कैसे काम लेते हैं। वो जज क्यों लटका के बैठे हुए हैं? कोर्ट मैनेजर इसके लिए नियुक्त किए जाएं जो हर जज की कार्यशैली को देखें और ये देखें कि प्रति माह कितने केसों का निस्तारण हो रहा है, क्यों नहीं वो केसों के निस्तारण कर रहे हैं, कितनी कितनी छुट्टियां दी जा रही हैं बिना किसी मतलब की छुट्टियां। और छुट्टियों का तो ये आलम है कि तहसील के अंदर कोई वकील या वकील का रिश्तेदार चला जाए, या कोई कलेक्ट्रेट का कोई वकील या वकील का रिश्तेदार चला जाए, कमिश्नरी का कोई चला जाए, हजारों की संख्या में वकील हैं, उनके माँ बाप भी हैं, तो क्या जनता के माँ बाप नहीं है? ये तो कुदरत का काम है, कुदरत उनको ले रही है, बुला रही है, उनका जीवन काल पूरा हो गया है और वकील हड़ताल को छुट्टी करके बैठ जाते हैं। यही हाल जजों का हो रखा है। तो सवाल आ रहा है कि न्यायपालिका भी इतनी कमजोर है, और अगर आप हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चले जाइए तो और भी बड़े मजे मजे के किस्से हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर यही नहीं मालूम है कि प्राथमिकता किसको दी जानी है। रात को 12-12 बजे कोर्ट खोल रहे हैं, यानी वो केसेस उनके लिए प्राथमिक हैं, और हम जैसे लोग जो बैठे हुए हैं न्याय पाने के लिए, हमें न्याय नहीं मिलेगा। हमारे लिए तो जजेस के पास टाइम नहीं है, कोर्ट के ऊपर लोड है। एक केस में तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आई, साहब वो हाई कोर्ट के आदेश को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गया अपील करने के लिए, उसने लाखों रुपया तो वकील को खर्च करके दिया। वो जज साहब ने आदेश कर दिया मुस्कुराते हुए कि हाई कोर्ट के आदेश के अंदर मैं नहीं समझता कि मुझे कुछ बोलना चाहिए। नहीं बोलना चाहिए तो क्यों बैठे हो आकर के यहाँ पर? लोग तुमसे उम्मीद करके आए हैं कि हाई कोर्ट के आदेश के ऊपर आप जो है उसकी समीक्षा करेंगे, हमें सुनेंगे। शायद नीचे वाले सुनने में कोई गलती कर गए हैं, या उन्होंने कोई गलत इंटरप्रिटेशन करके अगर आदेश कर दिया है, तो हम इसीलिए तो आपके पास आए। और आप कह रहे हैं कि मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है बोलने की जरूरत? क्यों बैठ गए? इस्तीफा दीजिए, हट जाइए, दूसरे को आने दीजिए जो बोलेगा। तो लिहाजा ये है कि सारा का सारा संविधान के सारे स्तंभ बिल्कुल टूट फूट चुके हैं। एक चौथा स्तंभ पैदा हुआ था मीडिया का, तो लिहाजा ये है कि मीडिया भी बिकने लग गया। मीडिया भी ये है कि अगर आपकी छोटी से छोटी भी समस्या है, यानी अभी रिसेंटली सुनिए, आज तक इतना बड़ा चैनल है, उसके ऊपर एक दुर्घटना हुई, एक कार वाले ने एक मोटरसाइकिल वाले से टक्कर मारी, जिसमें मोटरसाइकिल चलाने वाला मर गया। दुर्भाग्यपूर्ण रहा, घटना पूरी दुर्भाग्यपूर्ण है। चलाने वाली महिला थी, बहुत स्पीड में चला रही थी। पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसे न जाने कितने केस हो रहे, लेकिन वो आज तक वाले चैनल ने कम से कम 6 मिनट तक किसी खबर को सुनाया। यानी ये खबर कितनी जरूरी है। किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा, समय पर नहीं मिल रहा, कानून के हिसाब से नहीं मिल रहा। कांग्रेस सरकार ने 2013 के अंदर कानून संशोधन करके किया, उसकी समीक्षा करी जाए, क्यों नहीं उसके हिसाब से मुआवजा दिया जा रहा।
किसानों की ज़मीन का अधिग्रहण कर लिया जाता है और दूसरे कामों के अंदर लगा दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें इनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इनके पास दूसरी चीज़ों के लिए तो है। तो लिहाजा मेरा कहना ये है कि हमारे संविधान के चारों स्तंभ टूट चुके हैं। अगर ऐसी ही स्थिति रही तो मैं बहुत ही गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कह रहा हूँ कि जो बांग्लादेश में हुआ, जो नेपाल में हुआ, हमारे यहाँ ऐसा कराने के लिए बाकायदा षड्यंत्र चल रहे हैं, विदेशों में वो षड्यंत्र बन रहे हैं। और हमारा युवा चूंकि बहुत परेशान है, हमारी पब्लिक चूंकि परेशान है, उसको ये उस घी के आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, जिससे किसी भी समय उत्तेजित हो करके पब्लिक सड़कों पे आ जाएगी। मोदी जी की सरकार, इससे पहले हिंदुस्तान में कोई ऐसी सरकार की कल्पना ही नहीं करी गई थी। ये तो चमत्कार ईश्वर का हुआ कि मोदी जी जैसा नेता हमें मिला। लेकिन मोदी जी की जो प्राथमिकताएं हैं, उनके पास जो मंत्रिमंडल में लोग हैं, वो 2-3 चीज़ों पे जोर दे रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। जैसे कि हमारी सेना बिना वर्दी के, बिना हथियार के खड़ी कर दी गई थी। आज हमारी सेना का मनोबल इतना है कि सेना को मालूम है कि उसके पास आधुनिकतम हथियार है, वो किसी भी देश से टक्कर ले सकते हैं। तो सबसे पहले मोदी जी का ये कदम अत्यंत सराहनीय है। गरीब और किसानों को धनाढ्य बनाने के लिए उन्होंने जो प्रयास करे हैं वो भी अति उत्तम। परंतु दूसरे विभाग, वहाँ केंद्र का तो नहीं मालूम, लेकिन प्रदेशों के भ्रष्टाचार के ऊपर केंद्र अगर नियंत्रण कर सकता है तो हाथ जोड़ करके निवेदन है मोदी जी से कि इसमें एक अलग से मंत्रालय बना करके इन प्रदेशों में पनप रहे भ्रष्टाचार। उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्यमंत्री बेईमान नहीं है, मंत्रिमंडल में बेईमानी नहीं है, लेकिन पूरे तरीके से मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री इस बारे में कमज़ोर साबित हुए हैं कि यहाँ के भ्रष्टाचार को जो उनके नीचे अधिकारी चल रहे हैं वो उन्हें ठेंगा दिखा रहे हैं। कई लोगों को न्याय नहीं मिल रहा, संपूर्ण समाधान दिवस किया जा रहा है नाम का। केवल वहाँ जाकर के पिकनिक मनाने के लिए अधिकारी बैठते हैं कि इस नाम से छुट्टी पूरे दफ्तर में आने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से IGRS खोला है, IGRS के अंदर शिकायतें करते रहिए। ये तो मुख्यमंत्री को खुद मालूम होना चाहिए कि कितनी शिकायतों का निराकरण हो रहा है। अपने बेशक उनको अपने विश्वसनीय अधिकारियों की ड्यूटी लगानी चाहिए चुनाव आने से पहले, वरना आने वाले चुनाव के अंदर लाले पड़ सकते हैं। धन्यवाद।